प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि है 1988 से लेकर 2023 के बीच। हमने इस वीडियो लेक्चर में कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं वो सब लिए हैं। इस वीडियो को हमने हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम में बनाया है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमें लिखा, when air is replaced by dielectric medium to constant K, the maximum force of attraction between two charges separated by distance। 1999 में आया हुआ है। जब हवा को K परावैद्युतांक से प्रतिस्थापित किया जाता है तो दूरी से अलग दो आवेशों के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले बात करें इन एयर। ठीक है, एयर रिप्लेस बाय डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो सबसे पहले हमें एयर में पता होना चाहिए कि फोर्स क्या लग रहा है। तो सबसे पहले हमने बात करी कि भाई Q1 Q2 चार्ज हैं एयर में, r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं और उन पर जो फोर्स लग रहा है वो क्या हो जाएगा आप लोगों के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ये एयर में हो गया। अगर मैं इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वाले मीडियम में रख दूं, यानी के परावैद्युतांक वाले माध्यम में पुट कर दूं, तो एप्सिलॉन नोट के साथ क्या लग जाएगा बच्चों, के लग जाएगा Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 को मैं यहां पुट कर दूं तो ये हो जाएगा बच्चों F बाई के। आप ये देखें कि इससे हमको ये पता चला कि जो फोर्स है वो हमारा k टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, Fm इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के, यानी कि जो फोर्स है वो कितना डिक्रीज हो जाएगा k टाइम्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बच्चों सी वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, 2 पॉइंट चार्जेस A एंड B हैविंग चार्जेस +Q एंड -Q respectively are placed certain distance apart. Force acting between them is F. If 25% charge of A is transferred to B, then force between the charge of becomes। हिंदी में अगर देखें तो दो बिंदु आवेश है A और B जिन पर +Q और -Q आवेश हैं जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच लगने वाला बल F है। यदि A को 25% आवेश B को स्थानांतरित कर दिया जाए तो आवेश के बीच बल हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमें क्वेश्चन में ये कहा गया कि जो फोर्स हैं आपके पास, ठीक है, जो दो चार्ज हैं आपके पास, यहां पर हमारे पास चार्ज है +Q एंड -Q, ये दो चार्ज हैं। सर्टेन डिस्टेंस पर मान लो हमने उनको r डिस्टेंस पर ले लिया। अब हमें ये कहा गया कि भैया इस +Q चार्ज में से 25%, तो +Q चार्ज का 25% कितना हुआ, तो इसका 25% हो जाएगा बच्चों 25/100, यानी Q/4। तो Q/4 किसको दे दी, यहां से A में से निकाला और किसको दे दिया, B को दे दिया। तो जो A पर न्यू चार्ज जो हमारे पास हो जाएंगे, अब न्यू चार्ज हमारे पास हो जाएंगे, A पर क्या चार्ज हो जाएगा बच्चों, हमारे पास +Q में से कितना निकल गया, Q/4, तो कितना हो जाएगा 3Q/4। इसी टाइप से B पर जो चार्ज आएगा -Q में कितना और आया, Q/4, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास -3Q/4। ये दो नए चार्ज हमारे पास निकल कर आ गए। A और B पर दो नए चार्ज हमें मिल गए। अब इन दोनों चार्जेस के बीच में अगर पहले स्टार्टिंग में इस सिचुएशन में आप फोर्स देखते हैं तो हमारे पास इनिशियल जो लेवल है उसमें जो इनिशियल जो फोर्स है वो है हमारे पास F = K Q²/r²। बट जब चार्ज ट्रांसफर हो गया उसके बाद अगर फोर्स देख रहे हैं तो ये जो फोर्स हो जाएगा K Q1 Q2 ये हो जाएगा 9Q²/16 और डिस्टेंस का स्क्वायर। तो अब आपने देखो 9/16 एक्स्ट्रा आ रहा है तो इसकी जगह आप पुट कर सकते हैं। देखो KQ² की जगह क्या लिख सकते हो 9/16, इसकी जगह आपके पास हो जाएगा F। तो कितने टाइम्स हो गया बच्चों 9/16 F। तो हमारे पास C वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था, एक बार वो समझ सकते हो आप कि हमें ये बोला गया था कि भाई हमारे पास
एक दो बॉडी है ए एंड बी, और ए वाले स्पेयर से मैंने बी वाले स्पेयर को 25% चार्ज ट्रांसफर किया, तो 25% ट्रांसफर करने से मेरे पास 3q/4 रह गया। बी वाले को जो ट्रांसफर किया उसके बाद जो नया चार्ज उसके पास आ गया -3q/4 आ गया। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कूलम्ब्स लॉ से k(q1q2)r² से निकाला, तो q मिला के q² हो गया। और इनिशियली तो हमारे पास दोनों चार्ज थे, तो स्क्वायर किया था तो हमने क्या आ जाएगा q²/r² हो गया था। तो ये फोर्स है और इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी हमने, काफी इजी है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 2 पॉजिटिव आयंस each carrying charge q separated by a distance d. If F is the force of repulsion between of ions, number of electron missing from each ions will be. ये 2010 का है। दो धन आयनों के बीच की दूरी d है, प्रत्येक पर आवेश q है। यदि इन आयनों के बीच प्रतिकर्षण बल F हो तो प्रत्येक आयन में कितने इलेक्ट्रॉन लुप्त होते हैं। मतलब इस क्वेश्चन के हमें अंदर जो हमें निकालना है वो हमें निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आपको एक दिमाग में एक चीज सोचनी होगी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने कैसे निकालते हैं। तो हम इसका एक वीडियो लेक्चर हमने ये भी पढ़ा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम यूज करेंगे बच्चों क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से अपन निकालेंगे q = ±na। तो सबसे पहले तो मैं चार्ज q निकालता हूं। तो मेरे पास 2 पॉजिटिव आयंस हैं, दोनों पर जो चार्ज है वो q है और d डिस्टेंस पर है। तो हमारे पास जो चार्ज है q चार्ज है और ये q चार्ज हमारे पास d डिस्टेंस पर अवेलेबल है। ठीक, इनके बीच में जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है वो F लग रहा है। ठीक, हमारे पास ये चीजें हो गई। फॉर्मूला हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं कि बच्चों देखो हमारे पास F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q1 q2 की जगह q है तो ये हो जाएगा q²/d²। अब q² इन सब का इंटू उधर कर दो तो ये हो जाएगा F(d²) 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब हमें यहां चाहिए q हमारे पास क्या है Ne, जो कि हम जानते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से वैल्यू पुट कर दी F(d²) 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। प्यारे विद्यार्थियों इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा n²e² F(d²) 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब हो जाएगा बच्चों ये n² = F(d²) 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसको डिवाइड में भेज दिया हमने e²। अब ये n² तो स्क्वायर आप रिमूव करेंगे तो n = प्यारे विद्यार्थियों ये हो गया आपका F(d²) 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाय e² अंडर रूट के अंदर। अब ऐसा कहीं आ रहा है क्या, तो देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Fd²/² यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया। समझ में आया होगा आप लोगों को। कुछ भी नहीं है, दोनों के बीच का फोर्स चार्ज दे रखा है तो पहले अपन ने इन फोर्स की सहायता से क्या निकाल लिया, चार्ज निकाल लिया और q = Ne होता है, वैल्यू पुट कर दी। दो ही कॉन्सेप्ट यूज करा अपन, कूलम्ब्स लॉ यूज किया और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यूज किया। बहुत सिंपल है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये जो क्वेश्चन है, 2 आइडेंटिकल स्फीयर्स suspended from a common point to massless string equal length are initially at a distance d apart. Because their mutual repulsion, so the charge begin to lag from both sphere at constant rate. As a result, the sphere approach each other with velocity v. Then v varies as function distance x between the spheres. क्या कहना चाह रहा है, हिंदी वाले भी एक बार रीड कर लें कि किसी उभयनिष्ठ बिंदु की लंबाई L, दो द्रव्यमान रहित डोरियों से निलंबित दो सर्वसम आवेशित गोले अन्योन्य प्रतिकर्षण के कारण आरंभ एक दूसरे से d दूरी पर हैं। दोनों एक नियत दर से आवेशों के क्षरण आरंभ हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप एक दूसरे की ओर v वेलोसिटी से आते हैं। तब गोले के बीच की दूरी x फलन के रूप में v वेग से विचरण किस रूप में होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों हमें यहाँ जो बोला गया उसने ये बोला कि भाई 2 आइडेंटिकल चार्ज स्पेयर सस्पेंडेड अ कॉमन पॉइंट बाय 2 मासलेस स्ट्रिंग। तो हमारे पास यहां पर 2 मासलेस स्ट्रिंग से ये दोनों चार्जेस को लटकाया गया है। ठीक, शुरुआत में d डिस्टेंस पर थे, पर जब इनके बीच का जो दूरी है वो लेक होने लग गई, उसको घटने लग गई, क्षरण होने लग गया, तो उस परिस्थिति में
x के फंक्शन के रूप में इनको लिया, x के फलन के रूप में लिया। The chart begin to lag from the both the sphere constant rate. As a result, sphere approach each other with velocity v, यानी the v varies as a function of distance x। ठीक है, तो हमारे पास ये मान के चले कि ये डिस्टेंस कितनी है, x है। यहाँ पर भी हमारे पास जो चार्ज है वो प्लस मान लो, और यहाँ पर भी प्लस चार्ज मान लो, सेम चार्ज है। चूंकि प्लस प्लस चार्ज है तो इनके बीच में यहाँ क्या रहा होगा, इस पर इस स्पेयर के कारण जो फोर्स लगा होगा वो F होगा। ठीक, दूसरी चीज, इस स्पेयर का अपना कुछ मास होगा, तो यहां पर इसका जो वेट होगा वो mg होगा। क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो इसके अंदर क्या लगा होगा, टेंशन लगा होगा, और टेंशन इस टाइप से लगा होगा। ठीक, एक काम करते हैं, हम यहां सपोज कर लेते हैं कि भैया यहां पर एंगल थीटा है। ठीक, अब ये जो एंगल थीटा है बच्चों, अब यहां जो टेंशन T है इसको मैं दो कंपोनेंट में डिवाइड करूंगा, एक वर्टिकल और दूसरा हॉरिजॉन्टल। ठीक, अब ये थीटा है तो ये भी आपका थीटा रहा होगा, और ये अच्छी तरह से जानते हैं थीटा के साथ जो होगा वो कोस थीटा, टी कोस थीटा, और प्यारे विद्यार्थी ये हो गया आपका टी साइन थीटा। ठीक, अब हमें ये यहाँ से पता चलता है कि जो टी कोस थीटा है वो किसको, वेट mg को बैलेंस कर रहा है, और जो टी साइन थीटा है वो फोर्स F को बैलेंस कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब फोर्स F हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक, पहले एक काम करो, ये इसको फर्स्ट इक्वेशन और इसको सेकंड इक्वेशन, तो फर्स्ट सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो F बाय mg और T साइन थीटा बाय T कॉस थीटा, T से T कैंसल, तो हमारे पास जो आया साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या होता है बच्चों, टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू हो गया बच्चों F बाई mg। ठीक, यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई समस्या नहीं होगी। हमें v और x के फंक्शन में इसको पूरा लेकर आना है। अब जो x था बच्चों इस डायग्राम में, तो इसके दो टुकड़े हो गए, एक x/2 इधर वाला और x/2 इधर वाला। ठीक, और जो स्ट्रिंग का लेंथ है वो है L। ठीक, ये x/2 है और ये L है। अब एक काम करते हैं बच्चों, जो फोर्स है, पहले फोर्स यहां पर निकाल लेता हूं मैं। तो फोर्स के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो Q स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ठीक, चाहे तो देखें टेन थीटा जो है, अगर थीटा इज अ वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, देन टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, और साइन थीटा जो होगा आपका क्या हो जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, x/2, और इसका हाइपोटेनियस क्या है, 2l, इज इक्वल्स टू क्या था, F बाई mg। तो F की जगह वैल्यू हो गई हमारे पास k Q स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बाय क्या आ जाएगा बच्चा, mg। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया हमारे पास x/2l के Q स्क्वायर बाय mg x स्क्वायर। इसका इंटू इधर कर देंगे बच्चों और इसका इंटू इधर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों mg x क्यूब, और डिवाइड में इधर से आ जाएगा बच्चा 2l। ठीक है, तो mg x क्यूब डिवाइडेड बाय 2l, और ये k क्यू स्क्वायर है, तो हमको इसको इधर क्या चाहिए, केवल सिंगल क्यू स्क्वायर, तो बाई क्या आ जाएगा, ये k भी इधर ले लो। अब इसमें ये देखो कि क्या क्या चीज़ कांस्टेंट है। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ अगर ध्यान से देखें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ग्रेविटी, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 2 और k की वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। तो ये जो सारी वैल्यूज आपको दिख रही हैं ये सब क्या है, आपकी कांस्टेंट है। और अगर ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है तो क्यू स्क्वायर प्रोपोर्शनल एक्स क्यूब, ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक, इसको मैं एक काम करता हूँ, अब प्रोपोर्शनल स्क्वायर रिमूव करूँगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 3/2। अब एक काम करता हूँ मैं इसको t, क्योंकि हमको देखो क्वेश्चन में यहाँ एक बात और बोली है कि x के फलन के रूप में विचलित करता है, और v
वेग किस रूप में होता है, तो वेग अभी तक हमारे पास यहाँ पर आया नहीं है। तो वेग यानी कि वेलोसिटी लाने के लिए मैं इसका t के रिस्पेक्ट में क्या कर देता हूँ, डिफ्रेंशिएशन कर देता हूँ। तो dq बाई डी टी प्रोपोर्शनल d बाई डी टी एक्स का हो जाएगा 3/2 और इस x का अगेन से हो जाएगा dx बाई डी टी। प्यारे विद्यार्थियों, जो dq बाई डी टी है प्रोपोर्शनल x की पावर हो जाएगी बेटा 3/2 x की nx की पावर n-1 के फार्मूले से आसानी से आ जाएगा इंटीग्रेशन का। ठीक, वेलोसिटी dx बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी होती है। तो dq बाई डी टी 3/2 x की पावर कितनी हो जाएगी, ये हमारे पास भाई हाफ में से मतलब कि 1/2 और ये हमारे पास v। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर dq बाई डी टी को मैं क्या लेके चलूँ, कांस्टेंट, dq बाई डी टी को हम लोग क्या ले लें, कांस्टेंट ले लें। और अगर ये चीज़ कांस्टेंट है तो इस परिस्थिति में जो हमारे पास वेलोसिटी हो गई वो कहाँ चली जाएगी, √x। या फिर इसको ऐसे नहीं लिखें तो v प्रोपोर्शनल, या इसको आपने ऐसा लिखा v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल x की पावर 1/2 या फिर v प्रोपोर्शनल x इन्वर्स 1/2। तो ऑप्शन में क्या ऐसा कुछ दिख रहा है, दे रहा है आपको? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा ऑप्शन ए वाला, इसका करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आया होगा? थोड़ा सा इसमें अपने को दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आपको कुछ भी नहीं है, केवल ये स्ट्रिंग का नॉलेज आपको होना चाहिए। चलो एक क्वेश्चन और इस टाइप का है, ठीक है, एक क्वेश्चन और है ऐसा ये वाला, जो कि नीट 2023 में आया हुआ है। जब पहली बार जब नीट शुरू हुई थी तो ये उसकी सेकेंड फेज वाली एग्जाम में आया था। उसमें शायद कुछ ऐसा हुआ था, पहली बार पेपर आउट हो गया था या उसमें कुछ भ्रष्टाचार हुआ था, जो भी हुआ होगा, तो उस कारण से वो एग्ज़ाम रिपीट हुई थी। और जब वो रिपीट एग्ज़ाम हुई थी तो उस रिपीट एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आया था वो ये वाला है, Two with balls carrying equal charges are suspended from a common point by a string of equal length. The equilibrium separation between them is r. Now the string are rigidly clamped at a half of the height. The equilibrium separation between the balls now becomes. सरकंडे की दो गोलियां हैं, समान आवेश हैं, इन्हें समान लंबाई की डोरियों से एक बिंदु से लटकाया गया है। संतुलन अवस्था में इनके बीच की दूरी r है। दोनों डोरियों को उनकी लंबाई पर कसकर बांध दिया जाता है। अब संतुलन स्थिति में दोनों गोलों के बीच की दूरी होगी। देखो प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास शुरुआत में जो आपको लिया गया है, शुरुआत में जब आपको स्ट्रिंग्स ले रखी, ये स्ट्रिंग्स देखें आप, तो ये स्ट्रिंग में यहां पर ये जैसे ये y है, ये लेंथ है। उसके बाद जब दोबारा इनको बांधा गया तो इसको y/2 बांध दिया गया, डिस्टेंस कम कर दी इनकी, और यहां पर ये r' है, ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये जो दोनों गोलियां हैं, इनके ऊपर चार्ज के बारे में ये कहा गया कि कॉमन पॉइंट स्ट्रिंग इक्वल लेंथ, दोनों की इक्वल लेंथ है। और उसके बाद बोल रहा है कि द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज आर, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो इक्विलिब्रियम है। स्ट्रिंग्स आर रिजिडली क्लैम्प्ड इन द हाफ ऑफ द हाइट, अगली बार उसकी हाइट क्या कर दी, हाफ कर दी, यानी ये y/2 कर दी। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग यहाँ पर इसको समझने की प्रयास करते हैं। सबसे पहले वाले पर चर्चा हम लोग करते हैं। हम यहाँ ये मान के चलेंगे बच्चों कि ये दोनों जो स्पेयर्स हैं इनके ऊपर चार्ज सेम है, इस वाले में भी और इस वाले में भी। ठीक, दोनों पर चार्ज आवेश समान लेकर हम चलेंगे। ठीक, ये वाली क्लियर हो गई। इक्वल चार्जेस अपने को यह लिखा हुआ है, ये देखिए, इक्वल चार्जेस बराबर आवेश, दोनों पर आवेश बराबर हैं, चार्ज इक्वल है। वेरी गुड। अब हमें अगर यहां पर मैं बात करूं फोर्स की, तो F अगर आपको निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं K(Q1 Q2) by r स्क्वायर से। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा आपका Q²/, अब यहाँ पर ये डिस्टेंस है आपकी r², ये हमारे पास फोर्स है। और अगर इसके लिए भी मैं फोर्स निकालूंगा तो इसके लिए जो फोर्स आएगा वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q²/r², ये अपने को यूज आएगा। अब ये अभी ऊपर जो हमने क्वेश्चन किया था स्ट्रिंग वाला, सेम सिचुएशन इसमें वैसी बनती है। तो अब हम एक डायग्राम को मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं।
ये देखेंगे आप लोग। यहाँ ये देख के चले कि भैया ये आपकी वही स्ट्रिंग है, ये रिजिड सपोर्ट है, यहाँ पर ये आपका फर्स्ट स्पेयर, ये आपका सेकेंड स्पेयर। अभी मैं इसकी डिस्टेंस कितनी मान के चल रहा हूँ, ये r डिस्टेंस वाले पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और अब यहाँ पर इसके 2 पार्ट हो जाएंगे, एक r/2 हो जाएगा, एक r/2। और बच्चों ये जो चार्ज हैं दोनों पर सेम है, तो हमने दोनों तरफ प्लस क्यू चार्ज ले रखे हैं। और अगर प्लस क्यू चार्ज ले रखे हैं तो प्लस प्लस में रिपल्शन होता है, मतलब इस चार्ज पर अगर फोर्स देखेंगे तो इधर लगेगा, तो ये इधर आपका F हो जाएगा। अब ये एंगल हमारे पास बच्चों थीटा है। अब इस यहाँ पर जो स्पेयर का वेट है वो W डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लगेगा। और प्यारे विद्यार्थियों अब जो डाउनवर्ड डायरेक्शन और यहां पर क्या लगेगी, टेंशन T लगेगा। और इस टेंशन T को हम 2 कंपोनेंट में डिवाइड करें, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो प्यारे विद्यार्थियों थीटा के साथ जो आता है वो क्या होता है, कोस थीटा। तो ये हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों T कोस थीटा, और ये आपका हो जाएगा बच्चों T साइन थीटा। ठीक, अब हमें ये भी अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़ चुके कि जो T कोस थीटा होगा वो वेट mg को बैलेंस करता है, और जो T साइन थीटा है वो फोर्स को बैलेंस करता है। ठीक, अभी हम ये भी कर चुके हैं कि भाई जो फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपका सेकंड इक्वेशन है, तो सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, तो ये प्यारे विद्यार्थी हो जाएगा T साइन थीटा बाय T कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आपका F बाय mg। T से T कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्यारे विद्यार्थी ये हो जाएगा टेन थीटा, F बाय mg। ठीक है, वापस से उसी डायग्राम को देखिए। इसमें ये जो y है बीच वाला लेंथ के कितनी है आपकी, ये वाली लेंथ आपकी y है ये, तो यहां पर भी मैं ये वाली लेंथ क्या ले लेता हूं बच्चों, y ले लेता हूं इस डायग्राम में। ठीक, अब टेन थीटा क्या होता है, बेस अपॉन या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा की जगह मैं क्या लिखूंगा यहां पर, तो हमारे पास जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा यहां पर क्या, r/2, और जो बेस है हमारे पास वो हो जाएगा y। ठीक, इज इक्वल्स टू f की जो वैल्यू हमने ऊपर यहां निकाल रखी है, देखो आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाय r स्क्वायर। तो यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगी हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाय r स्क्वायर अपॉन mg। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं r/2y इज इक्वल्स टू, पूरा ऐसे ही चलने दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाय r स्क्वायर अपॉन mg। अब अगली बार भी हमको प्रोसेस सेम करनी है, कहां पर, इस वाले में, पर हमारे पास अब की बार जो y है वो y/2 हो जाएगा, और जो r डैश आ जाएगा r के प्लेस पर, और कोई नया चेंज इसमें होने वाला नहीं है। जो r है इसकी जगह आप r डैश लेंगे, और जो y है इसकी जगह y/2 लेंगे। तो बदलाव क्या होगा, इस r की जगह आ जाएगा r'/2, और इस जो y हमने लिखा है इसकी जगह आ जाएगा आपका y/2, ये स्टेप में कर रहे हैं। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें थोड़ा सा फोर्स आपका चेंज रहेगा, ये चेंज रहेगा आपका q स्क्वायर बाय r' स्क्वायर अपॉन mg। ठीक, आप चाहें तो इस 2 से इस 2 को यहाँ कैंसिल कर लें, तो r' बाय हमारे पास आ जाएगा बच्चों y, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाय r' स्क्वायर बाय mg। देखो अभी मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको बहुत आसानी से इनको सॉल्व कर पाओगे। तो अब आपके पास देखो बच्चों, एक इक्वेशन ये वाली है और एक इक्वेशन आपके पास ये वाली है। अगर मैं इस एक इक्वेशन यानी कि इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 से डिवाइड कर दूं, ठीक, तो इक्वेशन 3, तो देखो इक्वेशन 4 जो है हमारे पास वो है r' बाय y अपॉन
ये हो जाएगा r/2y और इज इक्वल्स टू, देखो 1/4 एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है और इसमें भी कैंसल, तो यहाँ जो बचा वो बचा 1/r' का स्क्वायर और 1/r²। ठीक, अब यहाँ y से y कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास 2r' और यहाँ हो जाएगा r²/r'²। प्यारे विद्यार्थियों, अब कुछ नहीं करना है, क्रॉस इंटू कर देना है, तो ये हो जाएगा 2r' और ये हो गया हमारे पास r3। अब एक काम करते हैं, r' ये अपॉन में चला जाएगा r³/2 और इस क्यूब को रिमूव करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा r/। ठीक, ऑप्शन देखते हैं कि भाई हमें क्या मिल रहा है, क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? तो डी वाला ऑप्शन इस टाइप का आपका ऑप्शन है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी इजी है, पर आपको बस वही स्ट्रिंग वाला कैलकुलेशन आना चाहिए, बस कोई ज़्यादा भारी मामला नहीं है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है कि सपोज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली, वन ऑफ देम इज -e और अदर इज e plus del E. If the net electrostatic force and gravitational force between two hydrogen atom placed at the distance d much greater than atomic size, a part is 0, then del is order of. कल्पना कीजिए कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन आवेश में अल्प अंतर होता है, इसमें से एक -e तथा दूसरा e plus del E है। यदि एक दूसरे से d दूरी पर रखे हैं तो हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच स्थिर विद्युत बल या गुरुत्वीय बल का परिणामी ज्ञात कीजिए। अपन को, हमारे पास एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक, और उनके बीच का बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो जो हाइड्रोजन एटम है बच्चों, हाइड्रोजन के एटम पर हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले मैं निकालता हूं चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम। तो मेरी बात सुनो, जो चार्ज प्रोटॉन पर है और जो चार्ज इलेक्ट्रॉन पर है, नेट चार्ज हम लोग निकाल रहे हैं। तो एक चार्ज हमारे पास है -e और एक चार्ज है हमारे पास e plus del E। तो जो हमारे पास हाइड्रोजन एटम पर आया वो नेट चार्ज आया del E। ठीक, अब हमें ये भी बोला है कि ये दोनों इक्विलिब्रियम में हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन हाइड्रोजन एटम प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d, ए पार्ट इज 0, टोटल इनका 0 है। ठीक है, यानी दोनों क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो नेट जो फोर्स है इनके बीच में वो क्या है, 0 है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, del E आ रहा है। तो हमारे पास पहले फोर्स ऑन, हम जो इलेक्ट्रॉनों के बीच में अगर देखें, मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग देखें तो वो क्या होता है हमारे पास भाई 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by r²। Q1 Q2 यानी कि del E²/r²। ठीक, इसी टाइप से अगर हम मैं फोर्स देखूं, ग्रेविटेशनल फोर्स Fg, तो जब Fg देखूंगा तो वो होगा G m1 m2। तो चूंकि m1 m2 के लिए हमको यहाँ पर जो चार्ज दे रखा है वो देखो ms दे रखा है हाइड्रोजन एटम का, एक मास ऑफ हाइड्रोजन 1.67 10⁻27 kg। तो ये दोनों मास हो जाएंगे आपके mh इंटू mh बाय r²। सेम डिस्टेंस पर अपन लोग चर्चा कर रहे हैं, ये दोनों की डिस्टेंस अपन क्या लेके चल रहे हैं, इधर भी mh और इधर भी mh, यहाँ पर r डिस्टेंस, यहाँ पर del E और यहाँ पर भी del E लेकर चल रहे हैं। प्यारे बच्चों, हमें ये कहा गया कि नेट चार्ज यहाँ पर 0 है, नेट चार्ज यहाँ पर हमारे पास 0 है। तो जब नेट चार्ज 0 है, नेट चार्ज हमारे पास 0 है, तो देन Fe इज इक्वल्स टू Fg हो जाएगा। वेरी गुड। तो अब जब Fa इज इक्वल्स टू Fg हो जाएगा तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1/4 एप्सिलॉन नॉट del E²/r², तो G mh²/r²। ठीक है, हमें ये दिमाग में रखना है कि हमें निकालना क्या है, तो हमें del E निकालना है ना, del E की कोटि निकालना है, तो del E पर अपन टारगेट बना रहे हैं। अब हमें del E फाइंड आउट करना है, तो ये हो गया del E², r² से r² कैंसिल कर दो, तो ये अब हो गया हमारे पास G 4 pi एप्सिलॉन नॉट
mh²। ठीक, g की वैल्यू जो है हमें रटी हुई है 6.67 10⁻⁻11। mh² इसकी वैल्यू होती है 1.67 जो दे रखी है आपको 27 के स्क्वायर, 27 स्क्वायर। और इसकी जो 4πε0 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ 1/9 × 10⁹। तो अब क्या करो, इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा भैया 6.67, 1.67 का स्क्वायर अगर करें तो 2 टाइम्स इसको मैं लिख लेता हूँ। और अब आपने 10 का स्क्वायर किया तो ये तकरीबन हो गया हमारा 54 और -11 ये है, और ये 10 की पावर 9 नीचे से ऊपर आया तो माइनस हो गया। तो तकरीबन ये आया, ये तो बाकी तो सेम है ही सही, ये आ रहा 10 की पावर -74 और इधर क्या है डेल ई का स्क्वायर। जब स्क्वायर इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगेगा तो ये तकरीबन हमारे पास 10 की पावर 37 के आसपास आ जाएगी। इसका कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है अपने को। तो डेल ई जो आया हमारे पास कितना आया प्यारे विद्यार्थियों, डेल ई आया हमारे पास 10 की पावर -37। ठीक है, 10 की पावर -37 जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन है। तो प्यारे विद्यार्थियों समझ में आया होगा आपको। तो बी वाला ऑप्शन इसका है 10 की पावर -37। तो आंसर है आपका बी वाला। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।